पीछे के भागों में हमने समझने की कोशिश की कि मानव मस्तिष्क की संरचना कैसी है, उसकी कार्यप्रणाली कैसी है। वो बात हम बिल्कुल समझ जाएं, इसलिए हम फिर से एक बार उसको सुनते हैं और देखते हैं। एक बालक जब जन्म लेता है तो उसके पास उसका शरीर होता है और मस्तिष्क होता है। शरीर भौतिक चीज़ों की तरफ जड़ होता है, वो भौतिक चीज़ों की तरफ उसको लेके जाता है। और जो चेतन होता है, चेतना जो होती है मनुष्य की, वो मस्तिष्क के केंद्र में होती है। मानव मस्तिष्क को मैंने 4 चरणों में विभक्त किया है। ये वास्तव में मस्तिष्क के 4 भाग नहीं है, मस्तिष्क के 4 चरण नहीं है। ये व्यक्ति की उन्नति के, उसके आध्यात्मिक विकास के 4 चरण हैं। जो बच्चा जन्म लेता है तब इन चारों चरणों में केवल पहला चरण ही उसका जागृत होता है, और अभी 3 जो हैं उनको जागृत होना है। जो पहला चरण है, इसके अंदर हमने देखा कि 4 बिंदु हैं, 4 केंद्र हैं: पार्श्विक, भावनात्मक, बौद्धिक और मनस केंद्र। एक केंद्र और है जिसको मैं कार्यकारी केंद्र कहता हूँ। वो देह के तमाम सारे कार्यों को अनवरत रूप से चलाना, ये उसकी जिम्मेदारी में है। मुख्य रूप से हमारा पूरा जीवन, अधिकांशतः किसी भी व्यक्ति का जीवन, इन्हीं पहले चरण के 3 केंद्रों के गुणागणित में बीत जाता है। जब वो बालक जन्म लेता है, उसके पास जो 3 केंद्र उपलब्ध हैं, उसमें जो सबसे बड़ी तीव्रता है वो पार्श्विक केंद्र में है। तो मनुष्य जब पैदा होता है तो आधा पशु भी होता है। उसमें पशुता के गुण जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा तीव्र होते हैं। करोड़ों वर्षों की इस क्रमिक विकास में मनुष्य का बौद्धिक केंद्र विकसित हुआ। मनुष्य का बौद्धिक केंद्र विकसित हुआ, और यही एक मनुष्य है संसार के सभी प्राणियों में जिसके पास सोचने और समझने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है। इसीलिए वो मनुष्य है। अगर किसी प्राणी में ये क्षमता है भी थोड़ी बहुत, वो नगण्य के बराबर है, वो कहीं गिनती में नहीं आता। इसी भौतिक क्षमता के कारण मनुष्य मनुष्य हुए हैं, और यह बौद्धिक क्षमता अभी भी अपने न्यूनतम स्तर पर है। इसका अपना प्रभाव स्वतंत्र नहीं है, अपितु यह सहायता करता है, क्योंकि यह न्यूनतम है। 2 अंश है इसका, इसलिए सहायता करता है अन्य 2 केंद्रों की, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो पार्श्विक हो। आज भी मनुष्य का बौद्धिक स्वरूप उन्नत नहीं है। उन्नत तो आज भी पार्श्विक और भावनात्मक पहलू है। चूंकि मनुष्य के पास सबसे अधिक तीव्रता पार्श्विक केंद्र की है, अतः एक मनुष्य के व्यक्तित्व में काम और क्रोध की तीव्रता अधिक होती है, और मनुष्य बलपूर्वक धकेल दिया जाता है इन कार्यों को करने के लिए जो अपने अंतःकरण से वो नहीं करना चाहता। ये व्यक्ति की गलती नहीं है, ये व्यक्तित्व की गलती है। उन 3 केंद्रों के गुणागणित के अनुसार वह तमाम उन कार्यों को करता है जिनको वो बुरा भी समझता है। और जब तक ये मानव समाज अपने अभ्यास और जागृति से इस समीकरण को नहीं बदलेगा,
समीकरण से बदलने का तात्पर्य मेरा यह है कि बौद्धिक क्षमता वो बलवान हो जाए, भावनात्मक ये भी न्यून हो और पार्श्विक ये भी न्यून हो। खत्म नहीं होगा, न्यून होगा, ये भी न्यून हो। जब तक ये समीकरण नहीं बदलेगा तब तक हम इस पहले चरण के उस पार नहीं जा सकते। इसी को मैं संतुलित होना कहता हूं कि हमें पहले चरण को संतुलित करना है। अगर हम इसे संतुलित नहीं कर पाएंगे तो लगभग अधिकांशतः मानवों की तरह हर मनुष्य अपना जीवन अर्ध मानव अर्ध पशु के रूप में व्यतीत करेगा। वो चाहे जो भी करे, जितना भी चाहे धर्म करे, सत्संग करे, योग करे, ध्यान करे, अध्यासन करे, स्वाध्याय करे, इन केंद्रों के समीकरणों को बदला नहीं जा सकता। यही कारण है कि मस्जिद का एक मौलाना, चर्च का पादरी या मंदिर का कोई महंत या पुजारी अपनी सभी कर्मकांडों, धार्मिक पद्धतियों को पूर्ण करने के बावजूद भी अधार्मिक हो जाते हैं, पशुतुल्य हो जाते हैं, अमानवीय हो जाते हैं। और दूसरी तरफ किसी वैश्यालय में काम करने वाला व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। हो सकता है कि इस मनुष्य के पहले चरण के केंद्र पूर्णतया संतुलित हो। वो अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति और भावनात्मक प्रवृत्ति को आकार दे चुका। हमारा धार्मिक होना, याद रखें, हमारा धार्मिक होना हमारे बाहरी कर्मों से ज्यादा हमारी आंतरिक स्थिति पर ज्यादा आधारित होता है। और ये आवश्यक है कि हम इस भेद को बहुत अच्छी तरीके से जानें। अगर हम इस पे गौर नहीं करेंगे तो इसी पशुतुल्य जीवन में मूर्खों की तरह अनेकानेक बोझों को लाते हुए, अनेकानेक संस्कारों को लाते हुए हम महाप्रयाण की तरफ चल देंगे। यह केंद्र हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन शैली को, हमारे समाज को प्रभावित करते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही चर्चा में बताया है कि पहले चरण के जो 4 केंद्र हैं, इनकी अपनी एक तीव्रता है, अपना एक बल है। तो सबसे न्यूनतम बल जो है वो है मनस केंद्र का, जिसकी तीव्रता 1 है। दूसरा बौद्धिक केंद्र, इसकी तीव्रता 2 है। भावनात्मक केंद्र, इसकी तीव्रता 4 है। पार्श्विक केंद्र, इसकी तीव्रता 8 है। ये हमारे मानव मस्तिष्क का आज का समीकरण है। ये आज का समीकरण है। एक चीज और समझ लें कि मनस केंद्र का जो एक अंश है, एक तीव्रता है, ये अपनी तीव्रता किसी को नहीं देता, अपितु इन 3 केंद्रों के परस्पर गुणागणित से यदि कोई ऐसा समय आ गया कि अब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों फोर्स बराबर लग रहे हैं, तब ये अपना एक वीटो वोट देता है एक, और उसकी ताकत को बढ़ा देता है। एक अच्छी चीज है मनस केंद्र के इस एक वोट की, एक तीव्रता की, कि ये अपना वोट सदैव पॉजिटिव ही देता है। ये इसका प्लस पॉइंट है। आइए हम देखते हैं उदाहरणों के साथ में। आज का हो सकता है कि ये एपिसोड 10-5 मिनट ज़्यादा का हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इन 3 केंद्रों के, 3 गुणों के कार्यप्रणाली को आज हम समझ जाएं। हम एक कार्य पर विचार करते हैं
कि किसी के मन में एक विचार आया। विचार कैसे आता है मैंने आपको बताया है। जब ज्ञानेंद्रियां बाहर से संवेगों को मस्तिष्क में लेके जाती हैं तो उस संवेग से संबंधित कई सारे दृश्यों को जो मानव मस्तिष्क में पहले से ही संचित हैं, ऐसी स्मृतियों को यह केंद्र मानस पटल पर दृश्यमान करा देते हैं। तो विचार आया, ऐसा कोई संवेग आया तो विचार पैदा हुआ कि अब मेरे को खून कर देना है, अब मैंने किसी का खून कर देना है। ये जब बात हमारे पास आई तो पक्का है कि कोई ना कोई ऐसी घटना हुई होगी जिसके कारण हमें क्रोध आया होगा। क्रोध आना ये भावनात्मक पहलू है, लेकिन उसमें एक निर्णय है मारने का, ये पाश्विक है। तो पाश्विक का जो वोट आ रहा है कि जो तीव्रता आ रही है 8 की है, लेकिन ये 8 की तीव्रता जो है वो निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। ठीक, तो 8 की तीव्रता यहाँ हो गई है। चुनाचे कुछ भाव भी होंगे, कहीं ना कहीं आपके भाव प्रताड़ित हुए होंगे, तो भाव का भी जो वोट है, जो तीव्रता है, वो इसी 8 में आके जुड़ जाएगी। क्योंकि अब ये दोनों इकट्ठे हो गए अपनी पूरी ताकत के साथ में, तो बुद्धि भी क्या करेगी, वो तरह तरह के प्लान बना लेगी और इसी को ही सत्य करने के लिए वो अपना भी 2 का वोट उसी में डाल देगी। इकट्ठा हो गया 14। अब व्यक्ति तुरंत प्लान करने लगेगा कि मुझे इसका मर्डर अब कर देना है और खून करने के लिए कदम उठा लेगा। हम दूसरे कार्य का उदाहरण लेते हैं कि मुझे पिकनिक पर जाना है। अब पिकनिक पर जाना है तो एंजॉय है, सबको अच्छा लगता है, मनोरंजन है। हम बात करते हैं बुद्धि ने सेट कर लिया कि नहीं, मनोरंजन है, सब यार दोस्त जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, मज़ा आएगा, आनंद करेंगे। अब बुद्धि ने सेट कर दिया कि नहीं, अब चलेंगे। तो बुद्धि का जो 2 तीव्रता है वो तो जाने वाले खाते में पड़ेगा कि नहीं, यस हम जाएंगे। तो धनात्मक रिजल्ट, धनात्मक ऊर्जा का निर्माण हो गया, धन 2। भावना ने कहा कि अरे परिवार पूरा साथ में है। ऐसे बड़े कम वक्त आते हैं कि हम परिवार के साथ हों, बच्चों के साथ हों। तो भावनात्मा भी पैदा हुई, उसने कहा कि नहीं चलेंगे। तो यहाँ से भी पॉजिटिव रिजल्ट आया, धनात्मक रिजल्ट आया, धन 4। परंतु अभी आखिरी बचा हुआ पाश्विक। निकलते समय अब क्रोधित हो गए। पहला अट मैं नहीं जाऊंगा, -8। या फिर परिवार जा रहा है, मेरे अंदर वासना आ गई, सेक्स की भावना आ गई, अरे परिवार जा रहा है, हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे अकेले। सेक्स की भावना से पूरा वजूद जल रहा है, आप नहीं जाओगे, फिर ऋणात्मक हो गया, -8। या आपको आलस आ गया, अरे यार क्या करूं, अब ये जाएं घूम आए, अब कम से कम एक दिन तो मैं आराम कर लूं, फिर ऋणात्मक आया, -8। हम तीव्रता देखेंगे, जो धनात्मक वैल्यू आई हमारे पास वो धन 8 की है, वो धन 6 की है। जो धनात्मक वैल्यू आई हमारे पास, बौद्धिक के 2, भावनात्मक के 4, धन 6। लेकिन जो पाश्विक का रिजल्ट हमारे पास ऋणात्मक वैल्यू में आया वो है ऋणात्मक 8, ऋण 8। तो यहाँ पर पाश्विक वैल्यू ज़्यादा है, तो हम निर्णय लेंगे न जाने का, और आप नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब निर्णय होगा तो मनस केंद्र भी अपना वैल्यू इसी में जोड़ देगा।
जो धन 6 हुआ था वो भी अपना वैल्यू इसमें जोड़ देगा। फिर पूरी ताकत के साथ में ऋण 14 के साथ में हम इसी फैसले पे अटक जाएंगे कि अब हम नहीं जाएंगे। फिर एक एग्जाम्पल लेता हूं इस चीज को समझाने के लिए। एक बार के लिए मुझे स्कूल जाना है, ये विचार आ गया। बुद्धि कह रही है पढ़ना है, धनात्मक पॉजिटिव अप्रोच दो। भावना कह रही है स्कूल में दोस्त मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, मनोरंजन करेंगे, भावनात्मक पहलू से फिर धन 4। लेकिन पार्श्विक बुद्धि कह रही है कि बाहर मौज मस्ती करनी है, स्कूल जाएंगे तो 4 दोस्तों के साथ मिलेंगे, उसी बेंच पे होगा, बाहर रहेंगे तो फुल मस्ती करेंगे। क्योंकि इसकी तीव्रता थोड़ा कम है। ये जो विचार आया हमारे पास, इसकी तीव्रता पहले से कम है। मैं मान लेता हूं कि तीव्रता इतनी कम है कि यहां पर भी ऋणात्मक वैल्यू जो हमारे पास आई, ऋणात्मक तीव्रता जो आई, वो भी ऋण 6 की आई। ऐसी स्थिति में कोई स्टेटस हो गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर बुद्धि और भावना कह रही है +6, पार्श्विक चीज कह रही है कि माइनस ऋणात्मक 6, तो +6 -6। अब बुद्धि फिर से फंस जाएगी, मन आपका फंस जाएगा कि क्या निर्णय हुआ। ऐसी स्थिति में ये जो मनस केंद्र है, जिसके पास उसकी अपनी एक वैल्यू है, ये अपना एक वोट देगा, ये अपनी एक तीव्रता देगा। किसको देगा? सदैव पॉजिटिव को देगा। ये देगा कि हमको स्कूल जाना है, तो उसकी वैल्यू होगी 7, पार्श्विक की होगी ऋण 6, तो पक्का है कि बालक स्कूल जाएगा। ये गुणागणित हमेशा हर निर्णय पर, हर कार्य में आपके दिमाग में होता है। जब ये होता है तो आप जो है इसको समझ नहीं पाते, आप इसको देख नहीं पाते, लेकिन ये सूक्ष्म स्तर पर इतनी तीव्रता के साथ में यह घटनाक्रम होता है कि हम केवल उसके प्रत्यक्ष स्वरूप को, निर्णय को देख पाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर क्या घटित हो रहा है। इस तरीके से ये पूरे घटनाक्रम, ये पूरी कार्यप्रणाली मन की हमारी लगातार होती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त आयोगों की डिकोड होने पर जो विसंकेतन हमारे मस्तिष्क द्वारा होता है, जो निर्णय हमारे मस्तिष्क द्वारा भेजा जाता है, वह हो सकता है पॉजिटिव, निगेटिव। पॉजिटिव मतलब हो गया धनात्मक, लगाव, प्रेम, दोस्ती, अच्छा लगना। निगेटिव हो सकता है ऋणात्मक, नफरत, दुश्मनी, क्रोध, नहीं चाहिए, या उदासीन हो सकता है। ये 3 के अलावा चौथा कोई निर्णय उस डिकोड किए हुए ऊर्जा से बाहर नहीं आता। सारा खेल इन्हीं 3 केंद्रों यानी 3 गुणों का है। गीता कहती है गुण आपस में परस्पर बरतते हैं, ये गीता का कहना है। और पूरा मामला इन्हीं तीनों केंद्रों का है। पहली चरण, हमें तो दूसरी चरण की तरफ जाना ही नहीं है। जब तक पहला चरण संतुलित नहीं होगा, आप इस संसार की कोई भी चीज कर लो, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार को पोषित कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। आप उस गांधारी की तरह हैं कि आंख होते हुए भी जिसने पट्टी बांध रखी है अपनी आंखों पर। आप कहीं नहीं जा रहे। महत्वपूर्ण है किसी भी तरीके से प्रथम चरण की इस भाग को संतुलित किया जाए। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को जानना चाहे, जो अध्यात्म की चाह रखता है, जो चाहता है कि मैं सही मायने में मनुष्य बनूं, सही मायने में मैं आनंदित हूं, सही मायने में मैं स्वामित्व को प्राप्त हूं, जो चाहता है कि मैं बलशाली हूं, प्रभावपूर्ण हूं, वो चाहे कि उसके सारे कार्य, दिन के दैनिक कार्य, जीवन के सारे कार्य सही तरीके से, तो उन्हें मस्तिष्क के इस प्रथम चरण पर अपनी दृष्टि रखनी पड़ेगी। केंद्रों की आवेगों पर ध्यान रखना पड़ेगा।
हमने जाना कि पहले चरण में होता क्या है, तीनों केंद्रों का परस्पर मिलना होता है। यह धनात्मक और ऋणात्मक होता है। पहले चरण में ये पूरा पैटर्न, पहले चरण का पूरा मामला, जिसको हम मन भी कहते हैं, यह हमेशा गतिशील रहता है। भिन्न भिन्न चित्र, ख्याल, विचार हमारे मानस पटल पर उकेरता रहता है, जो कि पहले से जमा की हुई जानकारियों और स्मृतियों से आता है। तीनों केंद्रों का अपना एक बल है। यह बल आपस में परस्पर में एक दूसरे से गुणा गणित करके एक निर्णय की तरफ पहुंचते हैं। जिस दिन पार्श्विक स्तर 2 हो जाएगा, भावनात्मक स्तर 3 रह जाएगा और बुद्धि का स्तर 9 हो जाएगा, उस दिन हम और आप मनुष्य की श्रेणी में आ जाएंगे। इसको कहीं से खींच के नहीं लाना है, सतत अभ्यास द्वारा जीवन को जीना है। कुछ तरीके हैं, उन तरीकों का इस्तेमाल करना है, उनका प्रयोग करना है, उनका अभ्यास करना है। ये गुण स्वमेव अपनी वैल्यू को कम करते जाएंगे, अपनी तीव्रता को कम करते जाएंगे। किन्हीं केंद्रों की तीव्रता अपने आप बढ़ती जाएगी। हमें केवल इतना करना है, हमें इस राह पर बने रहना है। यदि हम इस श्रेणी को नहीं प्राप्त करते तो इस मानव शरीर में हम मात्र पशु हैं, मात्र पशु, जो अपने भावनाओं और पशुता में उलझा हुआ है, एक आम जानवर की तरह। हमारी दैहिक मानसिक संरचना इतनी सरल है कि वह जटिल समझ में आती है। जटिल नहीं है, जटिल समझ में आती है। अधिकतर मनुष्य इसी पहले चरण में ही अपनी जिंदगी को व्यतीत कर देता है और समझता है कि उसने सुंदर धार्मिक जीवन व्यतीत किया। वस्तुतः धार्मिक होने की बात तो छोड़ो, अभी तक सही मायने में वह मनुष्य तक नहीं बन पाया। अपने धार्मिक जीवन में भी जीता है वह केवल अपने स्वार्थ, जरूरतों और आदतों को, इसके अलावा कुछ नहीं। इस स्तर पर कार्य करने के लिए हमारे पास 2 जगह है जिन पर कार्य करके अतिरिक्त शुद्ध ऊर्जा का संचय किया जा सकता है, जो हमें पहुंचाएंगे विकास के दूसरे चरण पर, जहां पर हम योग्य होंगे एक धार्मिक आध्यात्मिक उद्देश्यों को पकड़ने और उन्हें लेकर चलने में। पहली जगह है केंद्रों का संतुलन करना, केंद्रों को संतुलित करना। यदि ये संतुलित हो जाते हैं तो हमारे सारे कार्य इस जीवन के आध्यात्मिक अपने आप सरलता और सहजता के साथ पूरे होंगे। दूसरा कार्य है मानसिक पटल की गतिशीलता को कम करना। हम इसे रोक नहीं सकते, जो बार बार चित्र आ रहे हैं इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन इनकी गतिशीलता को कम किया जा सकता है। इसका जो फल होगा कि हम अधिकतम अपनी शुद्ध ऊर्जा की बचत कर लेंगे, उनका लीकेज नहीं होगा और ये शुद्ध ऊर्जा हमारे पास जमा होती जाएगी। ये ऊर्जा भी ऋणात्मक होती है और धनात्मक होती है। हमें धनात्मक ऊर्जा को समझना होगा और धनात्मक ऊर्जा का संचय करना होगा। इसके लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। करना आपको वही है जो आप आज तक करते आए, लेकिन एक सुधार के साथ। शेष अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे पुनः मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर।